हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सत शेखावत आप सभी का एक्सीलेंस एकेडमी बाय सुरेंद्र सिंह पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास की क्लास पहली, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक हम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सभी ये टॉपिक देखने के बाद कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताना है कि ये टॉपिक कैसा लगा आपको। तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी रिस्पॉन्स पता लगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन और इसी का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है और ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम महान सभ्यता में से एक थी। इसका हम कार्बन डेटिंग विधि C14 के अकॉर्डिंग इसकी पीरियड की बात करें, इसकी कालावधि की बात करें, इसकी हम अवधि की बात करें तो दोस्तों ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है 2500 से 1750 भी ठीक है। दोस्तों, अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो ये 2350 ठीक है। अगर ये 2500 से 1750 मिलता है तो ये भी इसका सही माना जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। दोस्तों, ये आद्य ऐतिहासिक काल की है, कांस्य युगीन है और प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ये प्रथम शहरी सभ्यता भी बोल सकते हैं इसको हम। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग वे कई धातुओं से भी परिचित थे, जैसे कि कांसा धातु प्रमुख थी इनमें से, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन रखा गया था। सबसे पहले इस पे बात करें, इस पे मतलब खोजने का या इस पे प्रयास करने की कोशिश की। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का उपयोग किया दोस्तों। और राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देश से 1921 एडी के अंदर, एडी मतलब ईस्वी के अंदर, एडी मतलब ईस्वी के अंदर इसकी खोज कर डाली। और 1922 में रखालदास बनर्जी आर डी बनर्जी ने भी इस पे खोज किया। 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल को खोजा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था, ये हड़प्पा सभ्यता। और इसके बाद 1922 के अंदर रखालदास बनर्जी आया, जिसने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले के अंदर मोहनजोदाड़ो नामक शहर की खुदाई की। और यहाँ पे बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक स्थान का पता चला, तो इसलिए दोबारा ये 1922 के अंदर रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज कर दी। अब बात करें, मैंने आपको ये बताया कि इसका ये त्रिभुजाकार की थी। दोस्तों, कैसी थी? त्रिभुजाकार में थी, लेकिन ये थी कैसी? त्रिभुजाकार में थी ऐसी। हम बात करें, ये पूर्व की तरफ जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी। पूर्व की तरफ की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये फैली हुई थी। जम्मू कश्मीर जो प्रॉपर स्थान पड़ता है वो मांडा। और यहाँ पे हम नीचे बात करें दक्षिण की तरफ, महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है दोस्तों। दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद। और ये हम पूर्व की बात करें, पूर्व में आलमगीरपुर, ये यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और दोस्तों, हम इसकी पश्चिमी बिंदु की बात करें दोस्तों, तो पश्चिमी बिंदु ये पड़ता है पाकिस्तान के सुतकंडोर के अंदर पड़ता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसी में
सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकंडोर बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है दोस्तों। ये बलूचिस्तान के अंदर पड़ता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान के अंदर भी आता है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीर मेरठ के अंदर यूपी के अंदर पड़ता है। उत्तरी ये मांदा लखनऊ अखनूर जिले में जम्मू कश्मीर का पड़ा है इसे। और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है दोस्तों। बात करें हम आगे इसी की, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी और शहरी सभ्यता भी थी, कांस्य युगीन थी। और सबसे पहले खोज करने की कोशिश की थी इस पे 1826 में। 1826 के अंदर खोज करने की कोशिश की थी इस पे 1826 के अंदर। और 1826 में खोज करने की कोशिश की चार्ल्स मैसन ने। इसने थोड़ा बहुत चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन इसकी बातों को इग्नोर कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया। फिर आगे दोस्तों बात करें हम, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सैंधव सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार दोस्तों, ये प्राप्त साक्ष्य के अनुसार केवल 6 सतल ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। केवल 6 सतलों को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है दोस्तों। कितने नगरों को? केवल 6 सतलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, बाकी छोटे थे। जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनेरीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये इत्यादि 6 सतल थे जिसको बड़े नगरों के अंदर रखा गया है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन दोस्तों आज तक इस लिपि को पढ़ने में अभी तक के लोग असफल रहे हैं दोस्तों। अभी तक इस लिपि की प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की ग्रिड पद्धति अपनाई है दोस्तों। बात करें हम, ध्यान से देखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के निर्माण में ग्रिड पद्धति अपनाई है। यानी दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं, छोटी गलियों में खुलते हैं, मेन सड़क की तरफ न खुलकर छोटी गलियों के अंदर ये दरवाजे खुलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं व जौ थी। ये कृषि पर इसका मुख्य व्यवसाय वगैरह, मुख्य जो आमदनी का सोर्स था, स्रोत था, वो इसका कृषि था दोस्तों। कृषि मानते हैं। सिंधु सभ्यता को लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ये शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी मानते थे। उर्वरता देवी की संज्ञा धरती को ही देते थे और उसकी पूजा करते थे। पेड़ की पूजा, शिव पूजा के सबूत भी यहाँ से अवशेष मिले हैं। यहाँ पे स्त्री की मट्टी या मूर्तियाँ वगैरह बनाना और स्त्री पूजा करना, और मातृ सत्रात्मक समाज था ये। मातृ देवी की उपासना रखता था ये, मातृ देवी की उपासना भी ये रखते थे दोस्तों। हम बात करें इसके अलावा, हम आगे बात करें तो ये इसमें कुल 1947 तक दोस्तों, देखना ध्यान से, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। ये फ्री स्पेस है यहाँ पे खालिस्तान के अंदर। तो दोस्तों 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, क्या दोस्तों, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 तक इसके कुल 40 स्थल खोजे गए थे। कुल कितने स्थल खोजे गए थे? 40 ही स्थल खोजे गए थे। इसको हम सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे भी इनके कुछ स्थल मिल पाए हैं, इसलिए हम इसको सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं।
दोस्तों इसकी उत्पत्ति या इसकी निर्माण के लिए कुछ तथ्य दिए जाते हैं दोस्तों। इसके निर्माण के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता तथा सुमेरियन सभ्यता भी इसके निर्माण या इसकी उत्पत्ति का कारण मानते हैं दोस्तों। और दूसरी ओर देखें तो ईरान बलूचिस्तान की सभ्यता थी, उनका विकसित रूप भी मानते हैं। और इसी को हम सोती संस्कृति का विकसित रूप भी मानते हैं। सोती संस्कृति दोस्तों ये राजस्थान के अंदर 1953 में अमलानंद घोष ने सोती संस्कृति के बारे में खोजा। 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के अंदर खोजा दोस्तों, याद रखना इस बात को। दोस्तों अब बात करें ये इसका विस्तार कहाँ तक था, लेकिन दोस्तों हम विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की बात करें हम, एक्सटेंशन या विस्तार कहाँ तक था इसका, तो विस्तार की बात करें दोस्तों, ये इसका विस्तार 3 देशों के अंदर है। एक तो हमारा अफगानिस्तान, एक तो हमारा अफगानिस्तान, एक तो हमारा अफगानिस्तान है, और दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा इंडिया। इन तीनों के अंदर इसका विस्तार मिलता है दोस्तों। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों के अंदर मिलता है दोस्तों इसका विस्तार। बात करें दोस्तों तो इसके आज तक लगभग 1400 से 1500 सतल की खोज हो चुकी है। 1400 लेकर 1500 के आसपास सतलों की खोज हो चुकी है। तो अफगानिस्तान के अंदर केवल ही 2 ही हमारे सतल इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। 2 सतलों के नाम याद रखने हैं अफगानिस्तान के अंदर, मुंडीगोक और सतपुई, मुंडीगोक और सतपुई, 2 ही सतल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हैं दोस्तों। 475 के आसपास लगभग हम 500 सतल मान सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। लगभग राउंड फिगर में 500 के आसपास सतल कहाँ पे मिले हैं? पाकिस्तान के अंदर, और 3 ही प्रांतों के अंदर मिले हैं। पाकिस्तान के 3 प्रांतों के अंदर मिले हैं दोस्तों। कौन से? बलूचिस्तान और सिंध प्रांत और पाकिस्तान पंजाब प्रांत के अंदर मिले दोस्तों। बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के अंदर मिले हैं दोस्तों। जो बाकी 1000 के आसपास सतल मिले हैं ना, 1000 के आसपास सतल मिले हैं, वो मिले हमारे भारत के अंदर। और भारत में कौन कौन से राज्यों के अंदर मिले हैं दोस्तों, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इनका यूपीएससी के अंदर ऑर्डर लगाना या क्रम में जचाना जरूर ही आता है दोस्तों, जरूर ही आता है दोस्तों। तो हम बात करें इसकी, तो हमारे गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र के अंदर मिलते हैं दोस्तों। तो आप ऐसे तो याद नहीं रख पाओगे, कैसे रख पाओगे? ऐसे याद नहीं रह पाएंगे दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों गुज्जर का पहरा। दोस्तों आपको याद रखना है गुज्जर का पहरा, गुज्जर का पहरा कहाँ पर है? गुज्जर का पहरा यूपी महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है, गुज्जर का पहरा यूपी महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता के सतल किन किन राज्यों के अंदर है भारत के अंदर, ये ट्रिक आपको काम में आएगी। ये ट्रिक आपको बहुत ही उनके अंदर काम आएगी। कैसे? गुज्जर मतलब गु से गुजरात, गुजरात हो गया, और रै से हो गया अपना राजस्थान, याद रख लो, नहीं तो गुज्जर से गुजरात याद रख लो पूरा। ये हमारा गुजरात बन गया, गुजरात बन गया भाई हमारा, ये गुजरात बन गया। और हम आगे बात करें दोस्तों, इस पै से हो गया पंजाब, है से हो गया हरियाणा, रा से हो गया राजस्थान, हो गया दोस्तों राजस्थान। और फिर जैसे हमारा जम्मू कश्मीर भी याद रख सकते हैं हम, जम्मू कश्मीर याद रख सकते हैं दोस्तों। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही काम आएगी आपको। गु से हो गया हमारा गुजरात, और जैसे और रैसे लगा लिया हम, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा। और पै से हो गया हमारा पंजाब, है से हो गया हरियाणा, रा से हो गया राजस्थान, और यूपी है ही हमारा महाराष्ट्र है। तो हमारे हो गए कितने? ये हमारे कुल हो गए 7 राज्य हो गए। और 7 राज्यों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता
भारत के अंदर विस्तृत है दोस्तों। यहाँ पे इनके सतल खोजे जा चुके हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हम आगे बात करें इसकी लंबाई। त्रिभुजाकार तो है दोस्तों, ये कुछ ऐसे है त्रिभुजाकार ऐसे। तो हम दोस्तों ये इसकी पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों, पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें दोस्तों, ये 1600 किलोमीटर के आसपास फैली है। आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, ऐसे ऐसे है दोस्तों। ये 1400 किलोमीटर के आसपास। और इसकी जलीय सीमा की बात करें ना दोस्तों, 1300 किलोमीटर के आसपास है। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा की बात करें दोस्तों, कोस्टल बाउंड्री जलीय सीमा व दोस्तों 1300 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। 1300 किलोमीटर एग्जैक्टली है दोस्तों। बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआती दौर था खोजा गया था, तो उस समय इसका क्षेत्रफल लगभग था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। 12,99,600 आसपास था दोस्तों, 12,99,600। लेकिन आज की बात करें दोस्तों, तो आज का लगभग 20 लाख हो चुका है दोस्तों इसका क्षेत्रफल। 20 लाख के आसपास इसका क्षेत्रफल मिलता है दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों अब इसके महत्वपूर्ण सतलों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण सतल पढ़ेंगे हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो मोहनजोदारो हमारा आप सभी को पता है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है दोस्तों। मोहनजोदारो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है और सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला प्रॉपर जगह है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। ये लड़काना जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये पाकिस्तान के। तो दोस्तों ये सिंधु नदी के बाएं तट पर है दोस्तों। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, ये मोहनजोदारो पाकिस्तान में पड़ता है, लड़काना जिला है, सिंध प्रांत है, सिंधु नदी के तट पर पड़ता है, दाहिने तट पर पड़ता है दोस्तों, दाहिने तट पर। और इस मोहनजोदारो नामक नगर करीबन 5 किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला था। ये माना जाता है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ देश था ये, मतलब क्षेत्र था। हम बात करें इसकी दोस्तों, तो ये कैसे कैसे फेमस था और ये कैसे इनकी मतलब खोज किसने की। तो खोज की बात करें 1922 के अंदर रखालदास बनर्जी ने की। और दोस्तों ये बताया गया है कि जॉन मार्शल ने बताया इसका 7 बार बाढ़ आने के कारण इसका विनाश हुआ है, पतन हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ से मलेरिया के प्रकोप के साक्ष्य मिलते हैं। मलेरिया के प्रकोप के हिसाब से KUR कनेडी के हिसाब से मलेरिया से इसका पतन हुआ है दोस्तों, मलेरिया से इसका पतन हुआ बताया है दोस्तों। इसके जो मोहनजोदाड़ो को सिंधु का बाग भी कहते हैं दोस्तों, सिंधु का बाग कहते हैं इसको। इसके उपनाम है सिंधु का बाग, मृतकों का टीला, सिंधु का स्तूप, मृतकों का टीला, सिंधु का स्तूप, प्रेतों का टीला, स्तूपों का टीला, इसे बोलते हैं दोस्तों। हड़प्पा व मोहनजोदारो दोनों ही एक जुड़वा राजधानी है। क्षेत्रफल में सबसे दूसरा बड़ा स्थल है, लेकिन सबसे पहला क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल गनेरीवाल है और दूसरे नंबर पर मोहनजोदारो है। और सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर है ये। सेकंड नंबर पे जो क्षेत्रफल में है पहला गनेरीवाल है और जनसंख्या में पहले नंबर पर है। लगभग यहाँ की 35 से 40 हजार के आसपास जनसंख्या यहाँ पे निवास करती थी। और जनसंख्या में सबसे अधिक पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति थी यहाँ पर, भूमध्य सागरीय प्रजाति थी दोस्तों। फिर आगे बात करें दोस्तों मोहनजोदारो की, आगे बात करें दोस्तों, तो मोहनजोदारो की बात करें हम आगे इसमें, तो इसमें प्रत्येक स्थल को सिंधु घाटी के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों। एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीले के अंदर बांटा गया था दोस्तों। ये क्या होते थे? पश्चिमी टीला यानी दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था और पूर्वी टीले को
नगर की संज्ञा दी जाती थी दोस्तों। पश्चिमी टिल्ले के अंदर राजा महाराजा निवास करते थे और पूर्वी टिल्ले के अंदर हम याद रख सकते हैं इसके अंदर प्रजा वगैरह निवास करती थी दोस्तों। इनके अंदर जनता या प्रजा या सेवक वगैरह रहते थे इनके। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों हम ये जो पश्चिमी टिल्ले होते थे, पश्चिमी टिल्ले ये ऊंचाई में ज़्यादा होते थे, 4 दीवारों से घिरे हुए होते थे। इनकी जो 4 दीवारी होती थी, परपोटा होता था, वो कच्ची दीवारें, कच्ची ईंटें तो लगी हुई थी वह अंदर की तरफ, और पक्की ईंटें इसकी बाहर की तरफ लगी हुई होती थी दोस्तों। तो ये बात अपने को याद रखनी है दोस्तों। तो हम पूर्वी टिल्ले की बात करें दोस्तों, ये ऊंचाई के अंदर बहुत ही कम होते थे। इनके अंदर कोई सुरक्षा कवच वगैरह या 4 दीवारी या परपोटा नहीं होता था दोस्तों, ये खुले खाले होते थे दोस्तों। और इससे ज़्यादा हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हम पश्चिमी टिल्ले की विशेषता की बात करें इसमें, और इसकी विशेषता की बात करते हैं मोहनजोदारो की। तो इसमें सबसे अच्छी बात है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछी गई है, कांस्य की मूर्ति जो नर्तकी की थी मोहनजोदारो से मिली थी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। इसकी हाइट लगभग, इसकी ऊंचाई 10 इंच के आसपास मानी जाती है दोस्तों, 10 इंच के आसपास बताई गई थी दोस्तों इसकी ऊंचाई। कांस्य नर्तकी की थी, ये डांसर की थी। फिर दोस्तों हम आगे बात करें मोहनजोदारो में मिले अनानागार। एक तो सर दोस्तों ये अनानागार एक सबसे बड़ी इमारत थी। अनानागार सबसे बड़ी इमारत थी, और सनानागार आ जाए तो प्रसिद्ध इमारत थी, प्रसिद्ध सबसे बड़ी इमारत थी। अनानागार सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन सनानागार की बात करें ना दोस्तों, सनानागार प्रसिद्ध सबसे बड़ी इमारत थी। और ये आपके सामने इसके डायमेंशंस या इसकी विमाएँ वगैरह दी गई हैं, तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये मोहनजोदारो से प्राप्त एक सील पर 3 मोहरे वाले देवताओं की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। भैंसा मतलब था दोस्तों। फिर हम आगे आते हैं हड़प्पा स्थल की ओर। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित मोंटगोमरी जिले में है, और रावी नदी के बाएं तट पर है दोस्तों। रावी नदी के बाएं तट पर है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर था, दाहिने तट पर था, ये बाएं तट पर है दोस्तों। ये पंजाब प्रांत के अंदर है, लेकिन मोहनजोदारो अपना सिंध प्रांत के अंदर है, लरकाना जिले के अंदर है दोस्तों। बात करें आगे, तो दोस्तों ये आधुनिक जो ज़िला है साहिवाल के अंदर भी ये बिलोंग करता है। आधुनिक आज के नाम में साहिवाल के नाम से इस मोंटगोमरी को भी जाना जाता है दोस्तों। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल दोस्तों कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से खोजे गए हैं दोस्तों। इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ये पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे और माधव स्वरूप वत्स इनके जो हेल्पर सहायक थे, इन्होंने इसकी सहायता की थी दोस्तों। हड़प्पा की मोहरों में श्रृंगी पशुओं का आंकलन मिलता है दोस्तों। फिर दोस्तों वास्तविक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। वास्तविक चिन्ह वगैरह नहीं, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इसे पासना का अनुमान लगाया जाता है। सूर्यपासना वगैरह का भी अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। तो हम आगे बात करें इसी के बारे में, कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं दोस्तों। इसी में एक 18 वर्ताकार चबूतरे, 15 सैनिक व मजदूर आवास वगैरह भी इसी के अंदर मिले थे दोस्तों। और हम इसी में बात करें, तांबे की इक्की गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें यहाँ से हड़प्पा से मिली हैं।
सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें मिली हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? सर्वाधिक मोहरें आपको मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं दोस्तों? सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। लगभग जोदाड़ो से मिली हैं। ये सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदाड़ो से मिली हैं दोस्तों। 1200 के आसपास मिली हैं दोस्तों। 1200 मोहरें मिली हैं, सबसे अधिक मोहनजोदाड़ो से मिली हैं दोस्तों। तो इन्हीं के साथ हम अगले 3 नंबर के स्थल पर आते हैं, कालीबंगा के ऊपर। दोस्तों कालीबंगा, ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है प्यारे दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों कालीबंगा, ये कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में मिलता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो बात करें हम दोस्तों इसकी, ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे है, स्थित है। और इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की दोस्तों खोज इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1957 के अंदर की थी दोस्तों। अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। दोस्तों हम आगे बात करें, यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था। कच्ची ईंटों से किया जाता था यहाँ के भवनों का निर्माण। दोस्तों यहाँ के भवनों का निर्माण है कच्ची ईंटों से किया जाता था दोस्तों। और यहाँ की जो ईंटें होती थी वो कैसी होती है? अलंकृत होती है, उन पे कुछ न कुछ लिखा हुआ आता था। और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। और ये कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। और इस यहाँ पर एक सिंह युक्त देवता की मूर्ति वगैरह भी मिली है। यहाँ पे एक सिंह वाले देवता की मूर्ति भी यहाँ से मिली है दोस्तों। तो आप याद रखना, सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थि पिंजर वगैरह भी यहाँ से मिले हैं। सुतकोंडा, कालीबंगा और लोथल तीनों से मिले हैं दोस्तों। यहाँ पे याद रखना आप। तो आप देख सकते हैं ये मिले हैं यहाँ से तीनों के अंदर। तो दोस्तों आप कालीबंगा की उत्खनन से मिट्टी की मोहरे, मर्द भांड आदि वगैरह प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में समकोण दिशा में लंबवत में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लंबवत उत्खनन के यहाँ पे साक्ष्य वगैरह मिले हैं। कपास की खेती के लिए यहाँ पे सर्वप्रथम कालीबंगा में मिले हैं कपास के अवशेष वगैरह साक्ष्य। और जिसने यूनानियों के सीडन कहा जाता था, जिसे यूनानियों ने सीडन कहा है यूनानियों ने यहाँ पे। दोस्तों कालीबंगा समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। कालीबंगा के समाज में बलि प्रथा का बहुत प्रचलन बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे बलि वगैरह देना, अपने देवताओं को बलि चढ़ाना यहाँ पे बहुत ही प्रचलित था। यहाँ पर मिली हिरण या जेल को हड्डियों से बलि प्रथा का पता चलता है। यहाँ पे कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का कालीबंगा में प्रमुख पालतू जानवर था कुत्ता। कालीबंगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरे पर पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं दोस्तों। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। किलों से घिरा हुआ है। याद रखना दोस्तों, एक कालीबंगा ही एकमात्र ऐसा है जिसके पूर्वी और पश्चिमी दुर्ग दोनों ही, पश्चिमी किले और पूर्वी किले दोनों ही 4 दीवारों से घिरे हुए हैं। तो आप इस बात को भली भांति याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों हम धोलावीरा के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट धोलावीरा, ये धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है? धोलावीरा की बात करें दोस्तों तो धोलावीरा दोस्तों हड़प्पा के स्थलों में धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, बना गया है बड़ा हुआ से बड़ा। जिसके अलावा जो अन्य स्थल है वो हरियाणा के राखीगढ़ी
वगैरह में है। तो दोस्तों आप धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात के अंदर पड़ता है दोस्तों। गुजरात के भचाऊ जिले में खादीर द्वीप पे पड़ता है और ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। गुजरात के अंदर पड़ता है दोस्तों, याद रखना, गुजरात के अंदर पड़ता है भारत में। लेकिन इसकी खोज की थी दोस्तों, खोज की बात करें तो जगपत जोशी ने खोजा इसको। जगपत जोशी ने खोजा दोस्तों। किसने खोजा? जगपत जोशी ने खोजा। और यहाँ पर इसका जो आकार देखें तो कैसा था? आयताकार था दोस्तों। यहाँ पर जलकुंड पत्थर के बने मिले थे। यहाँ पर जलकुंड कैसे मिले थे? पत्थर के जलकुंड के साक्षी मिलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो एक बात और याद रखना दोस्तों, इसमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे। इंपॉर्टेंट बात है ये दोस्तों, यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे और यहाँ पे पानी के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था। क्या करवाया गया था दोस्तों? पानी के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। क्या करवाया गया था? पानी की व्यवस्था के लिए, जल प्रबंधन के लिए नहरों का निर्माण था दोस्तों। और सिंचाई वगैरह कृषि यहाँ पे प्रचलन मात्रा में विकास पर थी। धोलावीरा मंडी और दमाबाद में सुगठित सोने की अनूठी अंगूठी का भी पता लगता है। यहाँ पर 10 अक्षरों की एक बोर्ड वगैरह का भी साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर धोलावीरा एक ऐसे स्थान पर स्थित था जो कि भूकंप से नष्ट हो गया। इसके भूकंप से नष्ट होने के साक्षी मिलते हैं, यहाँ पर भूकंप के साक्षी मिलते हैं। लोथल की बात करें दोस्तों, लोथल भी दोस्तों ये पड़ता है दोस्तों, लोथल भी हमारा गुजरात के अंदर पड़ता है दोस्तों। किसके अंदर पड़ता है? गुजरात के अंदर। वो बचाऊ जिला के अंदर पड़ता था, भुचाऊ के अंदर। ये अहमदाबाद जिले के अंदर पड़ता है, खंबात की खाड़ी में, वो कच्छ की खाड़ी में पड़ता था। हाँ दोस्तों, तो ये याद रखना आप दोस्तों। लोथल का नाम अहमदाबाद में ढोलका ताहुलका में सरजवाला गांव में एक किले के प्राप्त होने का कारण पड़ा है लोथल। लोथल एवं सुतगोल्डा सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह थे। लोथल था, सुतगोदड़ा था, ये क्या थे? इसके बंदरगाही स्थल थे, बंदरगाही स्थल थे। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले थे। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा दोनों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे दोस्तों। तो हम यहाँ से बात करें आगे मन के बनाने के कारखाने। तो मन के बनाने के कारखाने लोथल और चौहदड़ों से मिले हैं दोस्तों। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चौहदड़ों से मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दानों के साक्ष्य, यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर रंगपुर वगैरह की। तो दोस्तों हम आगे बात करें दोस्तों, तो लोथल में धान की कृषि का भी साक्ष्य प्राप्त होता है लोथल से। लोथल के अलावा रंगपुर, अहमदाबाद वगैरह में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। और इसको हम सूती वस्त्र उद्योग में विस्तार के जगह से ही लोथल हड़प्पा का मैनचेस्टर बना। हड़प्पा का मैनचेस्टर भी बन पाया, ये याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर पारस की खाड़ी और मोहर, पारस की खाड़ी, फारस जो है की खाड़ी की मोहर, एक गोल बटन नुमा मोहर की प्राप्ति हुई। यहाँ पर पारस की खाड़ी की मोहरें प्राप्त हुई। लोथल के घरों में शतरंज जैसी वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। हम बात करें आगे सुरकोटडा, यह गुजरात के भुज क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। सुरकोटडा की बात करें दोस्तों, ये गुजरात के ये भुज क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। कौन से क्षेत्र के अंदर पड़ता है दोस्तों? भुज क्षेत्र के अंदर पड़ता है। इसकी खोज 1972 में जगपत जोशी ने की थी दोस्तों। किसने की थी? जगपत जोशी ने की थी दोस्तों। तो आप याद रखना। तो हम बात करें आगे, यह खनन में प्राप्त एकमात्र नगर है जो कि चारों ओर से पत्थरों से घिरा हुआ था, और एकमात्र नगर भी जहां घोड़े मिलने का पता चला है, घोड़े के अवशेष मिले यहाँ पर।
यहाँ पर मटके में दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ पर मटके में दफनाए जाने के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सुतकोटा से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, इनके खोजकर्ता हैं, वो आपके सामने एक टेबल के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। तो आप इनको मैं आपको बताता जाता हूँ और आप इनको स्क्रीनशॉट के साथ याद कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। दोस्तों हम सबसे बात करें हड़प्पा स्थल की। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर की। रावी नदी के बाएं तट पर की दोस्तों। तो ये पंजाब के मांटगोमरी जिले, जो मांटगोमरी आधुनिक साहिवाल के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में पड़ता है दोस्तों। बात करें नंबर 2 पे, नंबर 2 पे पड़ता है दोस्तों मोहनजोदारो। 1922 में रखालदास बनर्जी ने की सिंधु घाटी के दाहिने तट पर पड़ता है दोस्तों ये। और सिंध प्रांत में पड़ता है, लरकाना जिला है, पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। और चौहदड़ों की बात करें दोस्तों, ये 1931 में खोजा गया, गोपाल मजुमदार के द्वारा खोजा गया और सिंधु नदी पर है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है दोस्तों, याद रखना दोस्तों आप। तो हम आगे बात करें कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर पड़ता है और ये 1953 में ये बीके थापरिया बीबी लाल के द्वारा खोजा गया है। बात बता सकते हैं बीबी लाल या बीके थापर वगैरह, या अमलानंद घोष वगैरह भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं इसमें। तो हम बात करें आगे कोट दिज्जी। कोट दिज्जी 1953 में फजल अहमद ने खोजा था, सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर जिले के अंदर पड़ता है, खैरपुर नामक स्थान पे पड़ता है ये आधुनिक। तो रंगपुर की बात करें, रंगनाथ राव मादर नदी के किनारे है ये, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र भारत में पड़ता है। तो इसकी खोज 1953-54 के अंदर हुई। 1953-56 के अंदर रोपड़ जगदत्त शर्मा सतलुज नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है और पंजाब जिले में पड़ता है, पंजाब जिले के अंदर भारत के अंदर पंजाब का रोपड़ नामक स्थान पर पड़ा है। 1955 से 63 लोथल के अंदर रंगनाथ राव भोगवा नदी और ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद जिले भारत में पड़ता है। तो दोस्तों हम बात करें सॉरी दोस्तों 1958 आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा हिडन नदी और यूपी के अंदर पड़ता है, मेरठ जिले में भारत के अंदर, आप याद रखना। 1974 बनावली जो रविंद्र सिंह विशिष्ट रंगाई नदी हरियाणा के अंदर पड़ता है भारत में। तो दोस्तों ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हरियाणा जीके के लिए भी। और आगे बात करें दोस्तों 1990 से 1991 में धोलावीरा रविंद्र सिंह विशिष्ट मनहर एवं मानसर नदी है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, कच्छ जिले में दोस्तों। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो दोस्तों हमने इसको छोटे से बड़े लेवल तक कराने की कोशिश की है। तो इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों।